हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विज। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और जैसा कि हमने कहा था कि हम बहुत सारे सरप्राइज़ लेकर के आने वाले हैं, तो उनमें से एक सरप्राइज़ मैं आपके सामने अब लाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताया था कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए जाएंगे, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट्स जो है कि आज आपको उसका वीडियो देखने को मिलेगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिए। बहुत सारे अभी चीज़ें अभी आने वाली हैं, ठीक है, जैसा हमने कहा था और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पढ़ाई करनी है। बहुत सारी चीज़ें हम और लेकर के आने वाले हैं। तब मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विद्या मिश्रा, आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपकी हिंदी की क्लास लूँगी। ओके, पहले उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैंने सीटेट क्लियर किया है, एडेड जूनियर मेरा क्लियर है और मैंने पीएचडी कर रखी है। ओके, आज मैं हिंदी वर्णमाला आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को वर्ण के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ओके, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन वर्ण। ओके, अब हम आज आप लोगों को स्वर्ण वर्ण के बारे में बताने जा रहे हैं। स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उन्हें हम स्वर्ण वर्ण करते हैं। अर्थात जिन वर्णों को बिना किसी के सहायता के बोला जाता है या उच्चारण किया जाता है उन्हें हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ये सारे बिना किसी सहायता के स्वर्ण वर्ण बोले जाते हैं। स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर वर्ण के प्रकार दो प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ। आज हम आपको ह्रस्व दीर्घ की परिभाषा बता रहे हैं। ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व में होता है छोटा, अर्थात जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जिन स्वर वर्णों को बोलने में या उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व यानी छोटा अर्थात ह्रस्व वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, आराम से हम बोल दिए, कम समय लगा। देखिए अ, ई, उ, ये हो गया ह्रस्व। ह्रस्व में होता है अर्थात छोटा। अब दूसरा आप आ जाइए दीर्घ वर्ण। दीर्घ शब्द सबको पता है। दीर्घ में होता है बड़ा। क्या होता है? दीर्घ में बड़ा, अर्थात जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ह्रस्व तो छोटा था, दीर्घ और आ तो सिंपल हम पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अ, ई, उ हम सिंपल से बोले। अब देखिए आ, ओ, औ, ए, ऐ, ये वर्ण क्या होते हैं? हमारे दीर्घ वर्ण हैं। आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, ये आपके हो गए दीर्घ स्वर्ण वर्ण, अर्थात जो ज़्यादा समय उच्चारण, जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता हो उन्हें हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। ओके, अब आगे चलिए। इसमें ये जो चार वर्ण ए, ऐ, ओ, औ, इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब आप कहेंगे संयुक्त स्वर कैसे हुआ? संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्णों में मैं अभी आप लोगों को उसका डेफिनेशन। संयुक्त में होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। कोई चीज़ संयुक्त हो गई यानी जुड़ गई आपस में। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं उन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। और संयुक्त वर्ण स्वरों में कौन कौन है ये आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ। संयुक्त वर्ण ए,
ए, ओ, औ। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे बने संयुक्त, कैसे जुड़े? तो अब इसका डेफिनेशन मैं नीचे दे रही हूँ, ये का पहले आप लोग देख लीजिए। ये कैसे बना, सॉरी, ये अ प्लस ई बराबर होता है आपका ए वर्ण बनता है। ओके, अब आई देखिए, आई कैसे बनता है? आई बनता है अ बराबर ई बड़ी, सॉरी यहाँ छोटी हो गई, अ बराबर बड़ी बराबर आई। अब इसकी एक मात्रा होती है, ध्यान दीजिएगा, और इसकी दो मात्राएं। समझ में आ रहा है ना? हिंदी में इसकी एक मात्रा होती है एक ही, और ऐ की दो मात्रा होती है, तो इसमें बड़ी जुड़ जाए। ये क्या है? बड़ी। अ प्लस बड़ी बराबर ऐ, और अ प्लस छोटी बराबर ए। ठीक है, सिंपल। अब देखिए ओ कैसे बनता है। ओ कैसे बनता है? अ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, एक मात्रा, मतलब ओ की एक मात्रा, जैसे हम ये यूज करते हैं। ओके, अब देखिए औ कैसे बनेगा संयुक्त वर्ण, ध्यान दीजिए आप लोग। अ प्लस बड़ा ऊ बराबर औ। जब हम बड़ा करेंगे, दीर्घ कोई चीज आएंगे तो दो मात्राएं हो जाएंगी। दीर्घ की क्या होती है? दो मात्रा। और जब हम उसको छोटा थोड़ा सा बोलेंगे ए, तो एक मात्रा होगी, ओ दो मात्रा होगी। ये होते हैं हमारे संयुक्त अक्षर, जो हिंदी में आते हैं संयुक्त अक्षर। अक्षर, वर्ण को अक्षर में भी यूज किया जाता है, अक्षर, संयुक्ताक्षर। अब आ गया क्वेश्चन, संयुक्ताक्षर कौन से हैं? तो आप कहेंगे ए, आई, ओ, औ। अक्सर कंपटीशन में संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किया जाता है। आप सी-टेट देख लीजिए, जिसमें सामान्य हिंदी है। टेट में देख लीजिए, एडेड जूनियर का मैंने एग्जाम दिया था, उसमें भी आया था हिंदी के क्वेश्चन, तो ऐसे संयुक्त अक्षर पूछे थे। तो ये आपका यहाँ पे कंफर्म हो गया। और सबसे बड़ा डिफिकल्ट कि ऐसे संधि विच्छेद दे देते हैं वो, और कहते हैं बताइए संयुक्त अक्षर में कभी यहाँ बड़ी लिख, लेकिन जब छोटी रहेगी तब एक मात्रा आएगा, जब बड़ी रहेगी तो दो मात्रा। अब जब छोटा रहेगा ओ की एक मात्रा, और जब बड़ा हो रहेगा तो औ की दो मात्रा। ये होते हैं हमारे संयुक्त अक्षर। अब आपका दो और स्वरों में छूट रहा है। आप सोचिए मैम ने उस पर तो कुछ चर्चा ही नहीं की, आगे मैं बता रही हूँ। अयोग्यवाह, अयोग्यवाह। अब जिसमें अयोग्यवाह में दो वर्ण होते हैं। अयोग्यवाह कौन से वर्ण होते हैं? दो वर्ण स्वर में, पहला है अंग और दूसरा है अह। अब ये जो अंग है, इसका देखिए, ये एक संस्कृत के अनुसार अनुस्वार होता है। हिंदी में भी आप देखे होंगे अनुस्वार शब्दों का बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में कहाँ प्रयोग होता है? हम लिख रहे हैं, इसमें ये जो बिंदी है, ये डॉट है, ये क्या, यही है, ये अनुस्वार है। ठीक है, और संस्कृत में आप लिखेंगे तो कम, ये बिंदी यहाँ आ गई, ये हिंदी में प्रयोग होता है और संस्कृत में। तो ये हो गया अनुस्वार, मैं लिख दे रही हूँ अनुस्वार। अनुस्वार के जो नाक से बोले जाते हैं, अनुस्वार वर्ण। इनको स्वर और इनमें स्वर और व्यंजन दोनों में ये पढ़ा जाता है, दोनों में भी ये वर्णों का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ पे मेन स्वर वर्णों में इनकी गिनती नहीं होती, क्योंकि ये स्वर में भी आते हैं और व्यंजन में। और स्वर मैंने आप लोगों को शुरू में क्या बताया, जो स्वतंत्र रूप हो, जिनमें किसी वर्ण संयुक्त ना हो। तो ये व्यंजन, ये ऐसा वर्ण है अंग, और कि स्वर में भी यूज हो रहा है और व्यंजन वर्णों में भी यूज हो रहा है। अब आप देख लीजिए, जैसे यहाँ लिख दिया कह, ये हो गया विसर्ग। अब इसको विसर्ग कहते हैं, ये संस्कृत के अनुसार है विसर्ग। और हिंदी में भी आप शब्द लिखेंगे जैसे प्रातः, तो ये विसर्ग हिंदी में आ गया। हिंदी के अनुसार ये विसर्ग हो गया प्रातः, और संस्कृत कह, कह में कौन होता है, और ये विसर्ग होते हैं। संस्कृत में विसर्ग कहलाते, हिंदी में आइए, हिंदी और संस्कृत दोनों जगह यूज होते हैं। और दीर्घ और स्वर दोनों वर्णों में अयोग्यवाह वर्णों का हम प्रयोग करते हैं। ओके, स्वर्ण वर्ण कौन कौन से होते हैं वो समझा। एक और वर्ण है री, री का प्रयोग कहेंगे कि री को मैम ने नहीं समझा, री का यूज। री जो वर्ण है वो अपनी जो यथावस्था है कहीं भी उसी रूप में रख दिया जाता है, चाहे हिंदी में लेंगे संस्कृत में। जैसे आप ऋषि शब्द का प्रयोग देखिए, ऋषि, तो ये हिंदी में भी आप लिखे संस्कृत में, दोनों में ये वर्ण जो होता है री, ऐसे ही यथावत, इसको स्वर्ण वर्णों में गणना नहीं होती, क्योंकि ये भी दीर्घ और स्वर और व्यंजन दोनों जगह यूज होते हैं। ये वर्ण क्या, स्वर और व्यंजन दोनों जगह। इसलिए ऋषि, कृषि को भी री ये मात्रा है, लेकिन ये स्वर और व्यंजन दोनों में गिना जाता है। इसलिए ये दीर्घ और स्वर और जो व्यंजन स्वर मैंने समझा, दीर्घ और जो मैंने स्वर समझाया उसमें इसका प्रयोग नहीं हुआ। इनको स्वरों में गिनती नहीं होती, बस लिखने के लिए हो जाती है कि
देखिए 11 वर्ण है उसमें अ आ ई उ री ए ऐ ओ अंग अह, ये जो दिखाता है ये बस लिखित में हो जाता है। अगर पूछता है आपसे कितने हैं स्वर वर्ण कितने हैं सी सेट में, तो 11 वर्ण, 13 आप नहीं लिखेंगे, री को उसमें नहीं ऐड करेंगे, ली को भी नहीं ऐड करेंगे, री भी एक वर्ण है। देखिए री भी है, ये भी संस्कृत में लाकृति, एक वर्ड संस्कृत में बनता है लाकृति, ठीक है, ये ली वर्ण से बड़ा है, ये हिंदी में भी यूज होता है ली वर्ण, बट इसको हम स्वर और व्यंजन दोनों में यूज करते, इसलिए ये स्वरों में नहीं आते। ओके, आज आपको मैंने स्वर वर्ण का डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर दिया, अब आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन वर्णों का प्रयोग करेंगे और उनके बारे में बताएंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और आगे आपको इस चैनल पे सारी जानकारी हिंदी की, जो भी हमारे अंदर जो भी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हिंदी की एक से एक अच्छी जानकारी हम आपको देंगे। देन आगे हम व्यंजन वर्णों की व्याख्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और बात, जो हिंदी में आगे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय जो भी आते हैं उनका हम वर्णन नेक्स्ट एपिसोड में करते जाएंगे। ओके, क्लियर आउट करते जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम की तैयारी में प्रिपरेशन में एकदम आपसे यहाँ से हिंदी के लिए आपको हेल्प मिलेगा। आप कहेंगे मैम ने आपने बहुत अच्छे से क्लियर आउट किया, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी आपको। ओके, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।